वीर बेटा, मेरी बात बहुत ध्यान से सुन। मेरा समय अब नजदीक आ रहा है, पर मेरे जाने के बाद तू अकेला पड़ जाएगा। इस गांव के मुखिया भानु प्रताप की नजरें हमारे इस छोटे से खेत और घर पर है। मैंने उससे जो इलाज के लिए कर्ज लिया था वो अब बहुत बढ़ चुका है। अरे बाबा, आप ऐसी बातें क्यों करते हो? आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। और उस मुखिया भानु प्रताप की क्या मजाल जो हमारे घर की तरफ आंख उठाकर भी देख सके। जब तक आपका ये बेटा वीर जिंदा है, इस घर की एक ईंट भी कोई नहीं छू सकता। आप बस आराम करो, दवा का समय हो गया है। नहीं बेटा, तू दुनिया की चालाकी नहीं समझता। भानु प्रताप बहुत क्रूर आदमी है। वो पूरे गांव का खून चूस चुका है। अगर अगले हफ्ते तक उसका कर्ज नहीं चुकाया तो वो तुझे बेघर कर देगा। आप फिक्र मत करो बाबा, मैं दिन रात मेहनत करूंगा। जमींदार के खेतों में काम करूंगा, लकड़ियां काटूंगा, पर उसका एक एक पैसा चुका दूंगा। आप बस हौसला रखो। वीर अपने बीमार पिता का इकलौता सहारा था, जो अपनी गरीबी से लड़कर भी अपने स्वाभिमान को जिंदा रखे हुए था। अरे ओ वीर, रुक, किधर भागा जा रहा है? जरा इधर तो आ। तेरे बाप की तबीयत कैसी है रे? सुना है वो बस आखिरी सांसें गिन रहा है। मुखिया जी, मेरे बाबा ठीक हैं और आपके कर्ज की जो बात है, मैं तय समय पर आपका सारा पैसा लौटा दूंगा। पैसा लौटा देगा? कैसे लौटाएगा बे? तेरे पास है क्या वो फूटा हुआ घर और बंजर जमीन? सुन, मुझे मेरा पैसा ब्याज समेत चाहिए, नहीं तो अगले हफ्ते तेरी जमीन और घर दोनों मेरी कोठी का हिस्सा होंगे। समझा कि नहीं? मुखिया जी, बात जब तक पैसे की है, मैं आपकी इज्जत करता हूँ, पर अगर मेरे घर या बाबा पर आंच आई तो ये वीर कानून और लाज दोनों भूल जाएगा। मैं मेहनत का खाता हूँ, आपकी धौंस से नहीं डरता। अरे ओ लड़के, मुखिया जी से जुबान लड़ाता है? अभी तेरी हड्डी पसली एक कर दूंगा। रुक मंगत, रुक, इसे बोलने दे। इसके पास बस कुछ ही दिन की हवा बची है, उड़ने दे इसे। देखते हैं ये हफ्ता खत्म होने पर इसकी अकड़ कहाँ जाती है। शाम के समय वीर बहुत उदास मन से गांव के पीछे बने घने अंधियारे जंगल की तरफ निकल जाता है। वो वहाँ सूखी लकड़ियाँ इकट्ठा करने आया है ताकि उन्हें शहर के बाजार में बेचकर कुछ पैसे जुटा सके। जंगल बहुत खामोश और डरावना है। वाह, मैं क्या करूं? लकड़ियां बेचकर तो बस बाबा की दवा और 2 वक्त की रोटी का इंतजाम हो पाता है। मुखिया का इतना बड़ा कर्ज चुकाने के लिए तो मुझे कोई चमत्कार चाहिए। बाबा को इस हालत में छोड़कर मैं कहीं दूर भी नहीं जा सकता। तभी अचानक जंगल की सबसे घने और प्रतिबंधित हिस्से से एक अजीब सी नीली रोशनी चमकती है। वीर चौंक जाता है। वहाँ से किसी के धीरे धीरे चलने की आवाज आती है। वीर अपनी कुल्हाड़ी कसकर पकड़ लेता है। कौन है माँ? सामने आओ। कोई जानवर है या इंसान? झाड़ियों को चीरते हुए एक अद्भुत चमकीला और सफेद रंग का घोड़ा बाहर आता है। उस घोड़े के माथे पर एक छोटा सा सोने का निशान है और उसकी आंखें इंसानों जैसी समझदार लग रही हैं। वो साधारण घोड़ा नहीं है, उसके चलने से जमीन पर नीली चिंगारियां निकल रही हैं। बाप रे, इतना सुंदर घोड़ा मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा जीव नहीं देखा। इसका रंग तो दूध जैसा सफेद है और ये चमक कैसी है? क्या मैं कोई सपना देख रहा हूँ? घोड़ा धीरे धीरे वीर के पास आता है और अपना सिर वीर के कंधे पर रख देता है, जैसे वो उसे बरसों से जानता हो। वीर, डरो मत, मैं यहाँ तुम्हारी मदद के लिए आया हूँ। तुम एक सच्चे और निडर इंसान हो। ये क्या? कोई आवाज आई? क्या ये घोड़ा बोल रहा है? नहीं, ये मेरा वहम है। घोड़े भला कैसे बोल सकते हैं? ये तुम्हारा वहम नहीं है वीर, मैं साधारण घोड़ा नहीं हूँ। मेरा नाम चेतक है और मैं काली गुफा का रक्षक हूँ। तुम्हारी बेबसी और तुम्हारे पिता की बीमारी मुझे यहाँ खींच लाई है। वीर धीरे धीरे शांत होता है। वो घोड़े के माथे पर हाथ रखता है। उसे एक अजीब सी सकारात्मक ऊर्जा और शक्ति का एहसास होता है। उसका सारा डर गायब हो जाता है। चेतक, अगर तुम सच में जादुई हो तो मुझे बताओ कि मैं अपने बाबा को उस मुखिया के चंगुल से कैसे बचाऊं। मेरे पास धन नहीं है और समय बहुत कम है। वीर, इस अंधियारे जंगल के सबसे आखिरी छोर पर एक काली गुफा है। उस गुफा के अंदर सदियों पुराना एक खजाना छिपा है, जिससे तुम न सिर्फ मुखिया का कर्ज चुका सकते हो, बल्कि पूरे गांव की गरीबी मिटा सकते हो। पर वो गुफा श्रापित है। वो श्रापित गुफा? पर चेतक, गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि जो भी उस काली गुफा की तरफ गया वो कभी लौटकर नहीं आया। वहां कोई भयानक सा साया रहता है जो इंसानों को पत्थर बना देता है। वो साया और कोई नहीं बल्कि एक दुष्ट तांत्रिक भैरवनाथ का भ्रम है।
वो खजाना केवल उसी को मिल सकता है जिसके मन में लालच ना हो और जो दूसरों के लिए अपनी जान दांव पर लगाने का साहस रखता हो। ताकत या हथियारों से उसे नहीं जीता जा सकता, केवल शुद्ध मन और निडरता ही वहां काम आएगी। मुझे मंजूर है चेतक, अगर मेरे बाबा की जान और हमारे स्वाभिमान के लिए मुझे यमराज के घर भी जाना पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। तुम मुझे रास्ता दिखाओ। वीर की निडरता देखकर जादुई घोड़ा चेतक बहुत प्रसन्न हुआ। उसने वीर को अपनी पीठ पर बैठने का इशारा किया। वीर जैसे ही चेतक की पीठ पर बैठता है, चेतक हवा की रफ्तार से जंगल के अंदर दौड़ने लगता है। उसके पैर जमीन को छूते भी नहीं हैं। ऐसा लगता है जैसे वे हवा में उड़ रहे हों। चारों ओर के पेड़ तेजी से पीछे छूट रहे हैं। कुछ ही मिनटों में वे एक बेहद डरावनी, विशाल और काली चट्टान के सामने पहुंचते हैं, जिसका मुख किसी राक्षस के खुले हुए मुंह जैसा लग रहा है। यही काली गुफा है। तो यही है वो काली गुफा। यहाँ तो दिन में भी घोर अंधेरा है। चेतक, अंदर से अजीब अजीब रोने की आवाजें आ रही हैं। वीर, ये अंतिम मोड़ है। यहाँ से आगे का रास्ता तुम्हें अकेले तय करना होगा। मैं इस गुफा की चौखट के अंदर कदम नहीं रख सकता, क्योंकि मुझ पर एक प्राचीन बंधन है। पर याद रखना, गुफा के अंदर जो कुछ भी तुम्हें दिखे उस पर विश्वास मत करना। वो सब तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए पैदा किया गया भ्रम होगा। ठीक है चेतक, तुम यहीं मेरा इंतजार करना। मैं अपने बाबा की उम्मीदों को टूटने नहीं दूंगा। चेतक, दरवाजा बंद हो गया। कोई बात नहीं, मुझे आगे बढ़ना ही होगा। एक और नादान शिकार खुद चलकर मेरी कैद में आ गया। वीर, तू यहां से कभी जिंदा बाहर नहीं जाएगा। कौन है वहां? सामने आ। छिपकर डराना कायरों का काम है। अगर तुझ में दम है तो उजाले में आकर मुझसे बात कर। उजाला? इस गुफा का उजाला तो सदियों पहले दम तोड़ चुका है लड़के। मैं इस गुफा का अंधकार हूं, क्रूर साया। आज तक जो भी इस खजाने के लालच में यहाँ आया, उसकी हड्डियां इसी मिट्टी में मिल गईं। तू किस गुमान में यहाँ चला आया? मैं यहाँ किसी लालच में नहीं आया हूँ। मैं अपने बीमार बाबा की जान बचाने और अपने गांव को एक जालिम मुखिया के चंगुल से छुड़ाने आया हूँ। रास्ता छोड़ मेरा, वरना ये कुल्हाड़ी पत्थरों को काटना भी जानती है। बड़ी ऊंची जुबान है तेरी, पर देखते हैं तेरी ये हिम्मत कब तक टिकती है। जैसे ही उस साई ने अपनी बात खत्म की, गुफा की जमीन तेजी से हिलने लगी और वीर के ठीक सामने सूखी मिट्टी से कई कंकाल उठकर खड़े हो गए। मुझे अपने मन को भटकने नहीं देना है। अगर मैं डरा तो मैं भी इन्हीं की तरह बन जाऊंगा। एक कंकाल अपनी तलवार से वीर पर वार करता है। वीर फुर्ती से पीछे हटता है और अपनी कुल्हाड़ी से उसकी तलवार पर वार करता है। पर जैसे ही कुल्हाड़ी कंकाल को छूती है, वो धुएं में बदल जाता है। तो मेरा अंदाजा सही था। तुम सब सिर्फ धुएं का एक जाल हो। ओए क्रूर साए, तेरी ये खोखली ताकत मेरा रास्ता नहीं रोक सकती। देख, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। वीर बिना किसी परवाह के उन कंकालों के बीच से दौड़ते हुए गुफा के और गहरे हिस्से की तरफ भागने लगता है। कंकाल हवा में बिखर जाते हैं। आजा मेरे बेटे, आजा। देख, भगवान ने हमारी सुन ली। मुझे इस गुफा की जादुई हवा ने बिल्कुल ठीक कर दिया है। और देख, यहाँ कितना धन है। अब हमें उस मुखिया के सामने हाथ फैलाने की कोई जरूरत नहीं। उठा ले जितना सोना उठा सकता है और चल मेरे साथ वापस गांव चले। बाबा, आप बिल्कुल ठीक हो गए? मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा। नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरे बाबा इतने कमजोर हैं कि वे इस खौफनाक जंगल को पार करके यहाँ तक आ ही नहीं सकते। और उनके गले में वो तुलसी की माला कहाँ है, जिसे वे कभी अपने शरीर से अलग नहीं करते? अरे बेटा, तू किस माला की बात कर रहा है? इस सोने को देख, इस ठाठ बाट को देख। क्यों फालतू की बातों में समय गवा रहा है? तू मेरे बाबा नहीं है। तू उसी दुष्ट तांत्रिक भैरवनाथ का फैलाया हुआ कोई नया मायाजाल है। दूर हट मेरे सामने से, वरना मैं तेरा अंत कर दूंगा। जैसे ही वीर चिल्लाता है, वो सारा सोना, महल और उसके पिता का रूप पल भर में गायब हो जाता है। वहां सिर्फ एक पथरीली दीवार और एक संकरा रास्ता बचता है। अरे मंगत, देख उधर, क्या शानदार और चमकीला घोड़ा है। इसके बदन से तो जैसे नूर टपक रहा है। अगर ये घोड़ा मेरी घुड़साल में आ जाए तो आसपास के 10 गांवों के मुखिया मेरे पैरों में बैठेंगे। हाँ मुखिया जी, ये तो कोई मामूली जानवर नहीं लगता। पर ये इस भूतिया गुफा के बाहर क्या कर रहा है? और वो वीर कहाँ गया? अरे वो चूहा जरूर इस गुफा के अंदर अपनी मौत मरने गया होगा। छोड़ो से, पहले इस घोड़े को घेरो और इस पर रस्सा डालो।
लठैत जैसे ही चेतक की तरफ बढ़ते हैं, चेतक अपने पिछले पैरों पर खड़ा हो जाता है और एक जोरदार हिनहिनाहट करता है। उसके खुरों से नीली आग की चिंगारियां निकलती हैं जो लठैतों के पैर के पास जाकर गिरती हैं। बाप रे मुखिया जी, ये घोड़ा तो आग उगल रहा है। ये कोई साधारण जानवर नहीं, कोई देवी देवता का वाहन लगता है। काहे का देवता बे? तुम सब डरपोक हो, एक जानवर से डर गए। रुक, मैं खुद इसे पकड़ता हूँ। गुफा के अंदर वीर चलते चलते एक बहुत बड़े हॉल जैसी जगह पर पहुंचता है। यहाँ बीच में एक वेदी बनी है जिस पर एक बहुत बड़ा काला कंगन रखा है जो नीली रोशनी छोड़ रहा है। यही इस गुफा का असली खजाना और मायावी चक्र है। पर उस वेदी के सामने एक बहुत बड़ा पत्थर का अजगर पहरा दे रहा है। जैसे ही वीर वहाँ पहुँचता है, वो अजगर अपनी पथरीली खाल को झटकता है और जिंदा हो जाता है। मनुष्य, तूने 2 परीक्षाएं पार कर ली, पर इस आखिरी दहलीज को पार करना तेरी ताकत के बाहर है। मैं इस खजाने का अंतिम रक्षक हूँ। अगर तूने इस कंगन को छूने की कोशिश की तो मैं तुझे एक ही सांस में निगल जाऊंगा। मैंने यहाँ तक आने के लिए अपने डर को पीछे छोड़ दिया है। अब चाहे सामने अजगर हो या खुद काल, मैं बिना खजाना लिए यहाँ से 1 इंच भी पीछे नहीं हटूंगा। आ, मुकाबला कर। वीर और उस विशाल जादुई अजगर के बीच एक भयानक लड़ाई शुरू होने वाली थी, जिसका सीधा असर गुफा के बाहर खड़े चेतक और वीर की तकदीर पर पड़ने वाला था। ये अजगर कोई मामूली सांप नहीं है, इसकी खाल पत्थर की है। मेरी साधारण कुल्हाड़ी इस पर असर नहीं करेगी। मुझे इसकी आंखों या इसके खुले मुंह पर वार करना होगा, पर उससे पहले मुझे इसके वार से बचना होगा। नादान इंसान, तू समझता है कि अपनी इस लोहे की पत्ती से मुझे हरा देगा? सदियों से बड़े बड़े शूरवीर आए और मेरे इसी बदन से टकराकर चूर हो गए। तेरी मौत निश्चित है। अजगर बिजली की रफ्तार से अपना मुंह खोलकर वीर की तरफ लपकता है। वीर ऐन वक्त पर दाईं तरफ छलांग लगाता है। अजगर का मुंह सीधे उस भारी चट्टान से टकराता है, जिससे चट्टान के परखच्चे उड़ जाते हैं। अरे बाप रे, इसकी ताकत तो पहाड़ों को तोड़ने जैसी है। अगर एक बार भी इसकी पकड़ में आ गया तो चटनी बन जाऊंगा। पर मुझे घबराना नहीं है। चेतक ने कहा था कि मेरी निडरता ही मेरा सबसे बड़ा हथियार है। रात और घनी हो चुकी है। मुखिया भानु प्रताप और उसके लठैत मशाली लेकर जादुई घोड़े चेतक को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। चेतक अपनी जगह पर शांत खड़ा है, पर उसकी आंखों में एक अजीब सी दिव्य चमक है। जैसे ही मंगत नाम का लठैत रस्सा लेकर आगे बढ़ता है, चेतक जोर से अपना खुर जमीन पर मारता है। पकड़ो रे, चारों तरफ से घेरो इस सफेद आफत को। ये घोड़ा नहीं, साक्षात लक्ष्मी है। इसे बेचकर मैं शहर में एक और नई हवेली खड़ी करूंगा। मंगत, पीछे से डाल रस्सा इसके गले में। लो मुखिया जी, ये गया रस्सा। लेकिन जैसे ही रस्सा चेतक के बदन को छूने वाला होता है, चेतक के पूरे शरीर से नीली जादुई बिजली की किरणें निकलती हैं। वो रस्सा पल भर में जलकर राख हो जाता है और मंगत को एक ऐसा झटका लगता है कि वो 10 फीट दूर झाड़ियों में जाकर गिरता है। अरे मैया रे, मर गया। इस घोड़े में तो साक्षात यमराज का वास है मुखिया जी। ये तो बिना छुए ही हड्डियां तोड़ रहा है। मैं इसके पास दोबारा नहीं जाऊंगा। नालायक, कायर कहीं के, एक जानवर से डर गए। तुम सब पीछे हटो। आज मैं खुद इसका शिकार करूंगा। मेरी इस बंदूक की गोली के आगे इसका कोई जादू काम नहीं करेगा। भानु प्रताप अपनी कमर से एक पुरानी बंदूक निकालता है और उसका निशाना सीधे चेतक के माथे की तरफ लगा देता है। अजगर ने अपनी पूंछ के एक वार से वीर की कुल्हाड़ी को दूर हवा में उड़ा दिया। वीर अब पूरी तरह निहत्था हो चुका है और उसकी पीठ गुफा की एक ठंडी दीवार से जा लगी है। अजगर धीरे धीरे अपना विशाल मुंह खोलकर उसके करीब आ रहा है। अब बोल लड़के, कहाँ है तेरी वो अकड़? कहाँ है तेरा वो हौसला? अब तो तेरी कुल्हाड़ी भी तेरा साथ छोड़ गई। अब तुझे मेरे पेट में जाने से कौन बचाएगा? मेरी कुल्हाड़ी छूटी है, मेरा हौसला नहीं। ओए जादुई सांप, सुन मेरी बात। तू सिर्फ इस गुफा के पत्थरों का राजा हो सकता है, पर मैं अपनी माँ की कोख और अपने बाबा के आशीर्वाद का बेटा हूँ। जब तक मेरे शरीर में आखिरी सांस है, मैं हार नहीं मानूंगा। वीर की इस अटूट निडरता और बिना किसी लालच के अपने पिता को बचाने की सच्ची तड़प को देखकर वेदी पर रखा वो मायावी कंगन अचानक हवा में तैरने लगता है। उस कंगन से एक बेहद चमकदार नीली रोशनी निकलती है
और सीधे वीर के दोनों हाथों की कलाई पर आकर बैठ जाती है। जैसे ही वो कंगन वीर के हाथों को छूता है, वीर के पूरे बदन में एक असीम जादुई शक्ति का संचार होने लगता है। उसकी आंखें भी नीली चमक से भर जाती हैं। वीर को अपने भीतर पहाड़ों जैसी ताकत महसूस होती है। वो अपनी दोनों हथेलियों को आगे बढ़ाता है। अजगर जैसे ही उस पर झपटता है, वीर अपनी नंगे हाथों से अजगर के दोनों जबड़ों को पकड़ लेता है। पूरी गुफा में एक जोरदार गूंज उठती है। ये नहीं हो सकता। एक साधारण मनुष्य के हाथों में इतनी ताकत। तूने मायावी कंगन की शक्ति को कैसे जगा दिया? ये शक्ति तो सिर्फ ये शक्ति लालच से नहीं, बल्कि किसी की जान बचाने के पवित्र इरादे से जागती है। चल वापस अपने पत्थर के रूप में लौट जा। वीर एक जोरदार झटका देता है। उस कंगन से निकली नीली बिजली अजगर के पूरे बदन में फैल जाती है। अजगर की खाल का मांस फिर से धीरे धीरे कड़े भूरे पत्थर में बदलने लगता है। वो चीखता हुआ पूरी तरह से एक बेजान पत्थर की मूर्ति बनकर जमीन पर गिर जाता है और उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। बाप रे, इस कंगन ने तो मुझे बचा लिया, पर ये कंगन तो मेरी कलाई से अलग ही नहीं हो रहा। खैर, मुझे तुरंत बाहर निकलना चाहिए। न जाने बाहर चेतक किस हाल में होगा। गुफा के बाहर मुखिया भानु प्रताप ने बंदूक का गोला दबा दिया है। एक जोरदार धमाके के साथ गोली सीधे चेतक की तरफ बढ़ती है, पर तभी गुफा का वो विशाल पत्थर का दरवाजा एक जोरदार ब्लास्ट के साथ टूटकर बिखर जाता है। अंदर से वीर किसी शेर की तरह बाहर छलांग लगाता है। मुखिया, रुक जा। वीर अपने हाथ को हवा में लहराता है। उसकी कलाई के कंगन से एक नीली रोशनी की ढाल बनती है जो सीधे चेतक के आगे आ जाती है। बंदूक की गोली उस ढाल से टकराकर हवा में ही पिघल जाती है। ये देखकर भानु प्रताप के हाथ से बंदूक छूटकर जमीन पर गिर जाती है और उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। ये क्या बवाल है? वीर, तू जिंदा बाहर आ गया? और तेरे हाथों में ये नीली रोशनी कैसी है? तू कोई भूत प्रेत बन गया है क्या? मैं भूत नहीं हूँ मुखिया। मैं तेरी पाप की लंका को ढहाने वाला वो सच हूँ जिसका सामना करने की तेरी औकात नहीं है। तूने मेरे बाबा को सताया, पूरे गांव का खून चूसा, और आज तूने मेरे इस बेजुबान दोस्त चेतक पर गोली चलाई। अब तेरा हिसाब यही होगा। वीर का ये रौद्र रूप देखकर भानु प्रताप और उसके लट्ठैत थर थर कांपने लगे। उन्हें समझ आ गया था कि अब पासा पूरी तरह पलट चुका है। अरे वीर भैया, हमें माफ कर दो। हम तो बस मुखिया के नौकर हैं। जो ये कहता था हम वही करते थे। हमारे बीवी बच्चे हैं, हमें मत मारो भैया। भाग जाओ यहाँ से। अगर दोबारा तुम लोग मुखिया के किसी भी पाप में उसके साथ दिखे तो इस कंगन की आग तुम सबको भस्म कर देगी। निकलो यहाँ से। सारे लठैत सिर पर पैर रखकर जंगल की तरफ भाग जाते हैं। अब मैदान में सिर्फ वीर, जादुई घोड़ा चेतक और बुरी तरह कांप रहा मुखिया भानु प्रताप बचे हैं। वीर, देख, तो गुस्सा मत कर। हम आपस में बैठकर बात कर सकते हैं। तेरे बाप का जितना भी कर्ज है मैं सब माफ कर दूंगा। ये जमीन, ये घर, सब तेरा। मुझे बस जाने दे। कर्ज माफ करेगा तू? अरे ओ मुखिया, तूने पूरे रतनपुर गांव को अपनी उंगलियों पर नचाया है। कितनों के घर उजाड़े हैं तूने। अब तेरा न्याय ये गांव करेगा। चल मेरे साथ। वीर मुखिया भानु प्रताप को घसीटते हुए चौपाल के बीचों बीच ले आता है। जादुई घोड़ा चेतक भी उसके पीछे पीछे आ रहा है। घोड़े की दिव्य चमक देखकर गांव के लोग अपने घरों की खिड़कियों और दरवाजों से बाहर झांकने लगते हैं। धीरे धीरे पूरा गांव चौपाल पर इकट्ठा हो जाता है। अरे, ये तो वीर है, और इसके पीछे ये कैसा अनोखा घोड़ा है, और मुखिया जमीन पर क्यों पड़ा है? सुनो गांव वालों, आज इस अंधियारी रात में इस मुखिया के पापों का सूरज डूब चुका है। ये जिसे काली गुफा कहकर हमें डराता था, वो असल में हमारे पूर्वजों का खजाना था, जिस पर इस तांत्रिक के वंशज नजर गड़ाए बैठे थे। आज मैं वो मायावी कंगन ले आया हूं। वीर अपना हाथ हवा में उठाता है। कंगन की नीली रोशनी देखकर पूरा गांव श्रद्धा और अचरज से झुक जाता है। मुझे माफ कर दो गांव वालों, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई। वीर, मुझे पुलिस के हवाले मत करना। तेरा फैसला ये गांव करेगा मुखिया। रामू काका, इसके बही खाते जब्त करो। इसने जिससे जितना भी नाजायज धन लिया है सब वापस लौटाया जाएगा।
और जब तक ये पाई पाई का हिसाब नहीं देता, ये गांव के खेतों में बंधुआ मजदूर की तरह काम करेगा। पूरे गांव में वीर के नाम के जयकारे गूंज उठे। बरसों का खौफ आज एक झटके में खत्म हो गया था। वीर दौड़कर अपने घर के अंदर जाता है। बिस्तर पर उसके पिता रघुनाथ बेहद कमजोर हालत में लेटे हैं। उनकी सांसें उखड़ रही हैं। बाबा देखिए, मैं वापस आ गया। मैं मुखिया का कर्ज चुकाने की ताकत ले आया हूँ। अब हमारा घर कोई नहीं छीन सकता। आप आंखें खोलिए बाबा। वीर, मेरा बहादुर बेटा, तूने वो कर दिखाया जो कोई नहीं कर सका। पर बेटा, मेरा समय पूरा हो चुका है। इस कंगन की शक्ति केवल दूसरों की रक्षा के लिए है, किसी की किस्मत को जबरदस्ती बदलने के लिए नहीं। नहीं बाबा, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। इस जादुई घोड़े चेतक ने मुझसे कहा था कि इस कंगन में बहुत शक्ति है। मैं इस शक्ति से आपको ठीक करके रहूंगा। वीर जैसे ही कंगन को अपने पिता के सीने से छुआने की कोशिश करता है, कंगन की नीली रोशनी अचानक लाल होने लगती है और वीर के हाथों में तेज जलन होने लगती है। वीर दर्द से करहा उठता है। घर के बाहर खड़ा जादुई घोड़ा चेतक अपनी गर्दन हिलाता है और उसकी आवाज वीर के दिमाग में फिर से गूंजती है। रुक जाओ वीर, प्रकृति के नियमों से खिलवाड़ मत करो। ये कंगन जीवन और मृत्यु के चक्र को नहीं बदल सकता। तुम्हारे पिता की आत्मा का इस धरती पर सफर पूरा हो चुका है। अगर तुमने जिद की तो ये कंगन श्रापित हो जाएगा और इसकी सारी जादुई शक्ति नफरत में बदल जाएगी। तो क्या फायदा ऐसी जादुई शक्ति का चेतक जो मेरे अपने बाबा को नहीं बचा सकती। मैं इस कंगन को तोड़ दूंगा। नहीं बेटा, रोते नहीं। तूने मुझे मुखिया की गुलामी से आजाद करा दिया। मेरे मरने से पहले मेरे स्वाभिमान को जिंदा कर दिया। यही मेरे लिए सबसे बड़ी दवा है। अब तू पूरे रतनपुर का बेटा है। इस गांव का ख्याल रखना। इतना कहकर रघुनाथ हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। वीर उनके सीने से लगकर जोर जोर से रोने लगता है। पूरा गांव बाहर उदास खड़ा है। पिता के अंतिम संस्कार के बाद वीर नदी के किनारे अकेला बैठा है। जादुई घोड़ा चेतक उसके पास आकर खड़ा होता है। वीर की आंखों में सूनापन है। तभी अचानक आसमान में काले बादल छा जाते हैं और हवाएं बहुत ठंडी हो जाती हैं। नदी का पानी उबलने लगता है। वीर, सतर्क हो जाओ। दुष्ट तांत्रिक भैरवनाथ की आत्मा पूरी तरह नष्ट नहीं हुई थी। उसे पता चल गया है कि उसके अजगर का अंत हो चुका है और कंगन तुम्हारे पास है। वह अपनी पूरी मायावी सेना के साथ इस गांव पर हमला करने आ रहा है। आने दो उसे चेतक। कल तक मेरे मन में सिर्फ अपने पिता को बचाने की चिंता थी, पर आज मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है और बचाने के लिए पूरा गांव है। चल चेतक, आज इस तांत्रिक के साम्राज्य का हमेशा के लिए नामो निशान मिटा देते हैं। वीर जादुई घोड़े चेतक की पीठ पर सवार होता है। चेतक हवा में छलांग लगाता है और वे दोनों गांव की सीमा की तरफ बढ़ते हैं, जहां दूर आसमान में एक भयानक काली धुंध रतनपुर को निगलने के लिए आगे बढ़ रही थी। हा हा हा, तो तू ही है वो अदना सा लकड़हारा वीर जिसने मेरे सदियों पुराने पत्थर के अजगर को मटिया मेट कर दिया। लड़के, तूने कंगन तो हासिल कर लिया, पर उसकी असली मारक क्षमता का सामना करने की तेरी औकात नहीं है। सौंप दे वो कंगन मुझे, वरना तेरे इस पूरे रतनपुर गांव को मरुस्थल बना दूंगा। ओए तांत्रिक भैरवनाथ, तेरी गीदड़ भपकियों से ये वीर डरने वाला नहीं है। कल तक मैं अकेला था, पर आज मेरे साथ मेरे बाबा का आशीर्वाद और इस पूरे गांव की मिट्टी की ताकत है। इस कंगन ने मुझे चुना है क्योंकि मेरा मन साफ है। कदम बढ़ा आगे, आज तेरी इस काली माया का अंत मेरे ही हाथों लिखा है। वीर का हौसला देखकर तांत्रिक भैरवनाथ गुस्से से तिलमिला उठा। उसने अपनी जादुई छड़ी हवा में लहराई और काले सायों की सेना को गांव पर टूटने का आदेश दिया। वीर, इन छोटे सायों में अपनी ऊर्जा मत गवाओ। भैरवनाथ की असली शक्ति उस काली धुंध के केंद्र में छिपी उसकी मायावी मणि में है। जब तक वो मणि सलामत है, ये सेना बार बार जी उठेगी। तुम्हें सीधे भैरवनाथ पर वार करना होगा। समझ गया चेतक। चलो, हवा का रुख बदलो और सीधे उस दुष्ट तांत्रिक के सीने पर धावा बोलो। आज आर या पार की लड़ाई है। चेतक एक जोरदार हिनहिनाहट करता है और हवा को चीरते हुए सीधा आसमान में उस काली धुंध की तरफ उड़ चलता है। चमगादड़ों का झुंड उन पर हमला करता है, पर वीर के कंगन की नीली ढाल उन्हें छूने भी नहीं देती। नादान परिंदे, तू मेरी शक्ति के केंद्र तक तो आ गया,
पर अब यहां से वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है। ले, झेल इस काल बिजली का कहर। भैरवनाथ अपनी मणि से एक बहुत बड़ा आग का गोला वीर की तरफ फेंकता है। वीर अपने दोनों हाथ आगे करके कंगन की पूरी शक्ति से उसे रोकता है। दोनों ताकतों के टकराव से आसमान में एक जोरदार धमाका होता है। वीर के हाथों में असहनीय जलन होने लगती है, पर वो पीछे नहीं हटता। भैरवनाथ, तेरी नफरत की आग इस कंगन की सच्चाई के आगे बहुत कमजोर है। तान्या और रिया की तरह मेरे पूर्वजों ने इस कंगन को सिर्फ रक्षा के लिए बनाया था, और आज ये रक्षा होकर रहेगी। ये क्या है? सफेद रोशनी? ये तो पवित्र आत्माओं का नूर है। ये मेरी काली विद्या को पिघला रहा है। नहीं, ये नहीं हो सकता। जय बाबा की! मिट जा दुष्ट, हमेशा हमेशा के लिए। एक अंतिम और भयंकर धमाका होता है। भैरवनाथ की लाल मणि के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। मणि के टूटते ही तांत्रिक का मायावी शरीर धुएं की तरह बिखरने लगता है। वह चीखता हुआ हवा में विलीन हो जाता है। उसके जाते ही सारी काली सेना, चमगादड़ और धूल का बवंडर पल भर में गायब हो जाते हैं। आसमान साफ हो जाता है और सूरज की सुनहरी किरणें रतनपुर गांव पर फिर से चमकने लगती हैं। वीर बेटा, आज तूने इस पूरे रतनपुर को एक नए जीवन का दान दिया है। अगर आज तू और ये जादुई घोड़ा न होते तो हमारा नामो निशान मिट गया होता। तू हमारे गांव का रक्षक है। काका, ये सब इस जादुई घोड़े चेतक और हमारे पूर्वजों के आशीर्वाद का फल है। मैं तो बस एक जरिया था। अब हमारा गांव आजाद है। मुखिया के खातों से सबका कर्ज मिट चुका है। अब हम सब मिलकर मेहनत करेंगे और खुश रहेंगे। तभी वीर देखता है कि उसकी कलाई से वो मायावी कंगन अपने आप धीरे धीरे ढीला होकर बाहर निकल आता है और हवा में तैरते हुए जादुई घोड़े चेतक के माथे के सोने के निशान में समा जाता है। कंगन की जादुई शक्ति अब पूरी तरह शांत हो चुकी थी। तो चेतक, अब तुम्हारा काम पूरा हो गया। तुम वापस अपनी रहस्यमयी दुनिया में लौट रहे हो। हाँ वीर, मेरा और इस कंगन का कर्तव्य पूरा हुआ। इस धरती को एक सच्चा और निडर नायक मिल चुका है। अब इस गांव को किसी कंगन की जादुई ताकत की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारी सच्चाई और हिम्मत ही इसकी सबसे बड़ी ढाल है। हमेशा ऐसे ही रहना वीर। जादुई घोड़ा चेतक धीरे धीरे आगे बढ़ता है और नदी के चमकते हुए पानी में कदम रखता है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है, उसका शरीर सुनहरी रोशनी की किरणों में बदलने लगता है और वो पूरी तरह से अदृश्य हो जाता है। नदी का पानी फिर से शांत हो जाता है। वीर नदी के किनारे अकेला खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसकी आंखों में अब कोई सूनापन नहीं था, बल्कि एक नई जिम्मेदारी की चमक थी। काली गुफा का रहस्य हमेशा के लिए दफन हो चुका था, पर एक निडर लकड़हारे और उसके जादुई घोड़े की ये अमर गाथा रतनपुर की हवाओं में हमेशा हंसते गाते गूंजती रहेगी।